Hello, everybody. Good afternoon. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on an Academy Computer Science channel for unlimited learning. Today, in this particular lesson, we are going to discuss more about statistics, which we started yesterday, and we are going to check out few specific terminologies and few specific statistics related terms which are very important for machine learning and data science. So what these terms are like, variance and standard deviations, and what is their usage. We discussed yesterday about what is the mean, median, mode. All these we are going to check today. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना डिले के. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Vishwadeep and I am working as a channel leader on this channel. And in computer science, I have written GATE exam multiple times. My entire profile is in front of you. The courses which I am teaching on this platform: operating systems, C language, Python, machine learning, data science, एंड रिमेनिंग अदर कोर्सेज विच आर रिटन ओवर हियर. ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ. अगर आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इफ़ यू वांट मोर लर्निंग, मोर कंटेंट, वो भी फ्री में, यू कैन गो टू unacademy.com और यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी लर्नर ऐप. वहाँ पे मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसे फॉलो कर लीजिए. वंस यू फॉलो माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म, आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस. Hundreds of special classes I have taken regarding so many things, so many subjects. ये स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री. अगर आप पहली बार कंटेंट देखेंगे वहां पे, तो फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए यूज दिस कोड VDEEP10. ये कोड यूनिवर्सल है, आपको हर जगह काम आएगा. चाहे आपको फ्री कंटेंट अनलॉक करना है या कॉम्बैट अनलॉक करना है या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, हर जगह आप ये यूज कर सकते हैं. जितनी मेरी पुरानी क्लासेस हैं, अगर आपको उनकी लिंक चाहिए तो वो सारी इस पर्टिकुलर पेज पे मिल जाएंगे. जाके देख लेना, आपको सारी की सारी क्लासेस की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी. अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की, तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी प्रिपरेशन में आएंगे. और उन ऑब्स्टिकल्स से आप जब जूझ रहे होंगे, चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे होंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. आपको 1.5x मेहनत करनी होगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो अगर आपको मोटिवेशन में कमी आती है क्योंकि आप इतनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट उतना ही मिल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी प्लस पे, जहां हम आपको गाइडेड स्टडी कराएंगे, वेल स्ट्रक्चर, आपकी रैंक भी बराबर तरीके से आए गेट या EAC का सिलेक्शन के लिए. आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगी लाइव क्लासेस, जहां पे हम बात करेंगे बहुत इंटरेक्टिव मैनर में, बहुत एंगेजिंग मैनर में. आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, स्पेशली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे डेली टू डेली, जिन्हें हम DPP कहते हैं. आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, क्रैश कोर्सेस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश की बैचेस होंगे, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको अनअकैडमी प्लस में मिलेंगे. ये सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस का आपको अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12, 18 एंड 24 मंथ्स. आपका जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जितना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लेंगे, उतना ज़्यादा पर डे बेसिस पे आपको पेमेंट करने को होगा. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यूज़ करें ये कोड VDEEP10, ताकि आपको मेरा मेंटरशिप मिल पाए, साथ ही साथ आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा अगर आपने कोड यूज़ किया है, और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ होगा. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो सही नहीं है, आप प्लानिंग किस तरीके से करें हम नहीं समझ पाते हैं, तो यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच इज हैविंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस. एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पर्सनल कोच. ये पर्सनल कोच आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग. आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक होगा, आपको एक्स्ट्रा बूस्टर सेशन मिलेंगे, जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का डीप नॉलेज हो पाए, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो पाए. पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, ताकि टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो एनालिसिस के थ्रू आपके मार्क्स को इंप्रूव किया जा सके, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स भी इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर जस्ट 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, और अगर आपने यूज किया कोड VDEEP10 तो आपको अगेन 10% का डिस्काउंट प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस
प्लस मेरी पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लो, एक बैच अभी स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट वीक एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री आपको उस बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लो और जल्दी से स्टार्ट कर दो आपका पर्टिकुलर प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट यू टू बी रेडी टू लर्न। जल्दी से आप लोग बताएं, आप लोग रेडी हैं लर्निंग के लिए? आज मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। और ये मज़ा मैं तभी ले पाऊंगा जब आप लोगों को लर्निंग सही तरीके की मिलेगी। आई विल एंजॉय व्हेन यू विल लर्न एंड एंजॉय। सो लेट मी नो इफ यू आर रेडी। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो हम कल बात कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा सिंगल वैल्यू है जो कि एंटायर डेटा सेट को आइडेंटिफाई करने में या रिप्रेजेंट करने में हम यूज कर सकें, उसे बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन चीजें हमने देखी थी, मीन, मीडियन और मोड। अब ये क्या होते हैं? फर्स्ट वन मीन। मीन क्या होता है? मीन एवरेज, जो आपको सबको पता है कैसे निकलता है, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो समेशन इनका निकाल लो, प्लस करके एडिशन करके और डिवाइड बाय 5 कर दो। बताओ कितना आ रहा है ये, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है ये आ जाएगा 54, 74, 84, 84, 94 प्लस 5, 99/5। देखो कंफर्म करो ये ठीक है क्या? 99/5 कितना होगा ये? 19.8। ये आ जाएगा मीन किसका? ये वैल्यूज का। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है आपकी सेंटर वाली वैल्यू जब ऑल दीज डेटा सेट्स आर अरेंज्ड इन द सॉर्टेड। जब सारी वैल्यू सॉर्टेड सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं तब मिडिल वाली वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। सिंपल सी बात है। तो यहां पे मीडियन क्या हो जाएगा? फॉर दिस वन मीडियन इज 20, क्योंकि ये वैल्यूज में एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्टेड सीक्वेंस में अरेंज करके लाया हूं। ठीक है, सॉर्टेड सीक्वेंस में अरेंज्ड है, यस, तो यहां का मीडियन हो जाएगा 20। अब ये 20 पॉसिबल था क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे आपके पास में क्या? ऑड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड थे, बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हुए तो क्या करेंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हुए तो आपको सेंटर में मिलेंगी दो वैल्यूज, ये इन दोनों का एवरेज विल बी योर मीडियन। मीडियन जो होगा इन दोनों का होगा एवरेज। एवरेज निकाल लो 20 और 26 का, वो होगा आपका मीडियन। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? 46 डिवाइड बाय 2, 23। यस। और होता है मोड। मोड मींस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट। जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो है मोड। तो यहां पे मोड क्या हो जाएगा? मोड क्या हो जाएगा? 2। यहां मोड कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 है। अब क्या चूज करोगे? 5 टाइम्स 5 है, 5 टाइम्स 2 है, यू कैन सिलेक्ट ईदर 2 और 5, वॉट एवर यू वॉन्ट। दोनों में से कुछ भी आपका मोड हो सकता है। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था एग्जैक्टली कि ये क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है कि हम ये सेंट्रल टेंडेंसीज यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज की बात करें, मीन की बात करें, तो मीन हमें पता है कि एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि अच्छा ठीक है ये है एवरेज। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आपके पास एक डेटा सेट है, जिस डेटा सेट में आपके पास स्टूडेंट्स की एज लिखी हुई है, एज ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। उस एज वाले डेटा सेट का आपको एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, तो आप क्या दे सकते हो? इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज उतनी एज हर एक स्टूडेंट की होगी, अराउंड उतनी ही होगी पूरी क्लास में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम था इस मीन में कि हम मीडियन की तरफ गए। तो ये मीन जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस होता है मैक्सिमम वैल्यूज से।
लार्जर वैल्यूज से ये मीन इन्फ्लुएंस हो जाता है। कैसे? अगर सपोज हमारे पास एक डेटा सेट दे रखा है, जिस डेटा सेट में स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, और उनमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो अराउंड 50 to 60 ही है, बट ऐसे 5 से 6, या एक काम करते हैं और थोड़ा कम लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रेंज जो है स्कोर की 40 to 50 ही है, बट 5 या 6 ऐसे स्टूडेंट हैं, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट जिनको मार्क्स आए हैं 98 99। तो अगर आप देखने जाएंगे एवरेज या मीन, तो यहां पे मीन में ये फॉल्ट है कि ये 98 99 की वजह से मीन जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज से दूर हो जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यूज है 40 से 50 के बीच में, उनसे दूर हो जाएगा हमारा मीन। क्यों? क्योंकि वो हाईली इन्फ्लुएंस होता है आउटलायर से। आउटलायर मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज, डेटा पॉइंट जो कि हमारे मैक्सिमम वैल्यूज से दूर है, रेगुलर जो करंट वैल्यू का ट्रेंड है उनसे दूर है। इसीलिए हम गए मीडियन पे। मीडियन में हम क्या करते हैं, सॉर्टेड वैल्यूज में से मिडिल वैल्यू चूज कर लेते हैं, ताकि हम ज्यादा दूर ना जाए हमारे जितना डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू है उनसे। आउटलायर का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो कि हमारे करंट ट्रेंड, जो ट्रेंड वाली वैल्यूज है उनसे काफी दूर है। जैसे कि ये आपकी क्लास में हमने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया, 60 स्टूडेंट्स में से 59 स्टूडेंट्स को 100 में से 50 या उसके प्लस माइनस 5 मार्क्स किया है। 45 से लेके 55 की रेंज में 49 स्टूडेंट्स को, या मैक्सिमम 99 स्टूडेंट्स को मार्क्स आए। एक स्टूडेंट था जिसको मार्क्स आए 95, तो 95 जिसने स्कोर किया वो आउटलायर हो गया। अब बात करते हैं मोड की। हर जगह पे मीन या मीडियन काम नहीं करता है। क्यों? मोड तब काम आता है जब हमारे पास वैल्यूज न्यूमेरिक ना हो। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल में बताया था कि हो सकता है एक डेटा सेट जो है उसमें आपके पास वैल्यू हो मेल फीमेल, जेंडर है मेल फीमेल, तो अब इसका तो मीन मीडियन निकाल नहीं सकते आप, राइट? तो इसके लिए फिर आप देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो होगा आपका मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। क्या बोलेंगे उसे? मोड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और कुछ चीजों को। सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्लियरली समझ में आ गई क्या होती है? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो स्लोली स्लोली जब हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस आएंगे, तब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस में हम देखेंगे कि अच्छा यहां मीन से काम चलेगा, यहां मीडियन से काम चलेगा, अच्छा यहां मोड लगाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक बड़ा अच्छा सा प्रोजेक्ट किया था। वो प्रोजेक्ट था टाइटैनिक का। अब आप बोलोगे सर टाइटैनिक का प्रोजेक्ट? मुझे टाइटैनिक आपको पता होगा, एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा शिप था जो डूब गया था, राइट? बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, बहुत सारे सर्वाइव भी किए थे, राइट? तो उनकी इंफॉर्मेशन मिली हमें कि अलग अलग लोगों की इंफॉर्मेशन थी, उनके नाम, वो किस पर्टिकुलर टाइप के कैबिन में रुके हुए थे, ठीक है, उनकी एज क्या थी, मेल थे कि फीमेल थे, और इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। और वहां पे जो इंफॉर्मेशन थी, उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक कॉलम था कि ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पर्सन सर्वाइव किया, ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पर्सन सर्वाइव नहीं किया, ये पर्सन इस एज का था ये सर्वाइव किया, ये पर्सन इस एज का था और ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी और इसने सर्वाइव नहीं किया। ऐसी मुझे बहुत सारे डेटा सेट दे रखे थे। फिर उन पे मुझे लगाना था रिग्रेशन, और रिग्रेशन में क्या देखना था? रिग्रेशन एक्चुअली क्लासिफिकेशन लगाना था, और ये बताना था फाइनली एक टेस्टिंग डेटा सेट के लिए। टेस्टिंग मतलब जिस डेटा सेट में मुझे ये दे रखा था कि डिटेल है, बट ये पता नहीं है कि ये डिटेल वाला पर्सन सर्वाइव किया या नहीं किया। अब ये सर्वाइव किया या नहीं किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरे लर्निंग मॉडल के बेसिस पे पता चलेगा। तो जो डेटा सेट दे रखा था, उस डेटा सेट में मेरे पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज थी, बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग थी। अब एक कॉलम जो था उसमें क्लासेस दे रखी थी,
तो उन क्लासेस को मैंने मोड से रिप्लेस कराया कि ये मिसिंग वैल्यू है, इसको मोड से रिप्लेस कराओ। क्लासेस मतलब कि किस टाइप के केबिन में वो पर्सन रुका हुआ था। जो एज वाला कॉलम था, उस एज वाले कॉलम में मैंने मीन और मीडियन ट्राई किए कि यहाँ पे मीन से अगर मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मीडियन से रिप्लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। उसके बेसिस पे आई वॉज गोइंग फॉरवर्ड। तो जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तब समझ में आएगा आपको कि सेंट्रल टेंडेंसी इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए कौन सी यूज करेंगे, ताकि आपको काम पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पियर्सन के मोड ऑफ स्क्यूनेस के बारे में। दो टाइप की स्क्यूनेस होती है, एक होती है निगेटिव स्क्यूनेस और एक होती है राइट स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूनेस। कि आपका जो मैक्सिमम डेटा है वो मोड, मीडियन, मीन से किधर ज्यादा है। जैसे कि यहां पे मोड यहां है, मीडियन यहां है, मीन यहां है और मैक्सिमम वैल्यूज इधर है। तो ये नेगेटिव स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड की तरफ है मैक्सिमम वैल्यूज। बड़ी वैल्यू, ग्रेटर वैल्यूज यहां है, मैक्सिमम वैल्यूज यहां है। मोड, मीडियन, मीन ये दे रखा है। इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड, डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। इफ मीन इज लेस देन मोड, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। इफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, पॉजिटिव। ये रहा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये रहा, और मीन इज लेस देन मीडियन, ये रहा। ये स्क्यूनेस हमें समझने में मदद करती है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किधर ज्यादा है, मोड के किधर ज्यादा एलिमेंट्स हैं, मीडियन के या मीन के किधर एलिमेंट ज्यादा की तरफ है। जब हमारे पास मीन और मीडियन दोनों इक्वल होते हैं किसी एक डेटा सेट के लिए, तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक डेटा सेट। ये लिखा हुआ नहीं है, मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। इसे बोलेंगे सिमेट्रिक डेटा सेट। अब यहां से एक चीज समझ में आई, वो क्या है, वो है कि वेरिएबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। देखिए यहां पे देखता हूं मैं, वैल्यू बताता हूं। हो सकता है इन दोनों टाइप के डेटा सेट में मीन की जो वैल्यू है ये और ये सेम हो। सपोज मीन की वैल्यू 20 है, यहां पे भी 20 है, बट जिस तरीके से दूसरी वैल्यूज मीन के आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। किस तरीके से वेरिएबली डिस्ट्रीब्यूटेड है एलिमेंट्स, जो डेटा वैल्यूज हैं वो, उसके बेसिस पे हम, या उसको एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है कि वेरिएबिलिटी रेफर्स करता है इस चीज को कि किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ स्कोर्स हैं या ग्रुप ऑफ डेटा वैल्यूज हैं वो स्प्रेड आउट हुई हैं अराउंड आर मीन, मीडियन। जो हमारा पूरा प्लॉट है, उस पर्टिकुलर प्लॉट में डेटा वैल्यूज किस तरीके से स्प्रेड आउट है, वो होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहां आपको दूंगा, बड़ा सिंपल सा, और आपको बड़ा मजा आएगा। आप लोगों ने, आई डोंट नो इफ यू हैव डन इट और नॉट, बट कभी ऑनलाइन पिज्जा मंगवाया है या फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया है? किया है? अगर फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया है और सपोज मैं मान लेता हूं कि आपके पास में दो शॉप्स हैं, आपके अराउंड दो शॉप्स हैं जो बहुत फेमस है, दोनों पे बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है, या फिर जो भी आपको फूड पसंद है वो मिलता है। शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, दोनों अपने डिलीवरी की ऐप पे ये शो करते हैं कि एवरेज टाइम फॉर डिलीवरी इज 20 मिनट। एवरेज डिलीवरी टाइम इज 20 मिनट्स। अरे स्विगी, जोमैटो बहुत सारे हैं, तो दोनों आपको शो करते हैं कि एवरेज डिले फॉर डिलीवरी इज ऑलवेज 20 मिनट्स। दोनों आपको बेस्ट लगेंगे, यस, बट ये S1 शॉप जो है वो बोलती है कि जब पीक सीजन या पीक टाइम, या जब ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तब ये जो हमारा डिले है वो 30 मिनट्स हो जाता है। बट ये बोलता है S2 कि ये जो हमारा पीक है, पीक टाइम में भी हमारा टाइम सिर्फ 22 मिनट्स ही रहता है।
तो अब सिर्फ और सिर्फ ये देख के तो मैं जज नहीं कर सकता कि किस शॉप से मंगाना है, मुझे किस शॉप से मंगाना है ये देख के जज नहीं कर सकता हूं। मुझे जज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज से कि दोनों शॉप में जो डिलीवरी का डिले है वो कैसा रहता है। जब बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है तब मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए मुझे, और जब पीक ऑर्डर्स रहते हैं तब मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए मुझे। उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां से पिज्जा ऑर्डर करना है या फूड ऑर्डर करना है। राइट अब देखिए, एक सिंपल सी चीज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू समझाऊंगा, आपको बड़े मजे से समझ में आएगी कि ये है आपका पर्टिकुलर प्लॉट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज है इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज क्या है? डिले। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा डिले है, यहां पे एवरेज है, यहां कम है, बट कुछ डिले जो है वो इस तरीके से। उप्स, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कलर चेंज कर लेता हूं ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का डिले या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से है। मैक्सिमम वैल्यूज इधर है, यहां पे बहुत सारी बड़ी वैल्यूज हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यूज इसके अराउंड ही है। किसके अराउंड? मीन के अराउंड। राइट, तो ये डिले अलग अलग टाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग टाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हैं, ब्लू को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। मैक्सिमम टाइम, यहां पे मैक्सिमम टाइम जो लगता है या मैक्सिमम बार जो टाइम लगता है वो 20 मिनट्स के अराउंड ही लगता है। सो जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो 20 मिनट्स के अराउंड ही है। बहुत कम ऐसा होता है कि डिले ज़्यादा जाए और बहुत कम होता है कि डिले बहुत कम हो। बट जो ये हमारा रेड कलर या जो भी पिंक कलर आपको दिख पा रहा है, इस पिंक कलर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है। क्यों है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कम टाइम लग जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो ये वेरिएबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हमें समझना जरूरी है जब दो डेटा सेट्स को ठीक तरीके से कंपेयर करना है तो, या फिर उन दो डेटा सेट से कुछ कंबाइनली हमें रिजल्ट निकालना है तो, या उन्हें जज करना है कि कौन सा डेटा सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है मेरे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो ये जरूरी है समझना कि मीन के अराउंड किस तरीके से स्प्रेड आउट है आपका डेटा, या मीडियन के अराउंड किस तरीके से स्प्रेड आउट है आपका डेटा। अब ये जो वेरिएबिलिटी है, फिर से देखो एक और एग्जांपल है। यहाँ पे दो ऐसे डेटा सेट का हमने प्लॉट लिया है, बार प्लॉट है ये, बार ग्राफ बोलते हैं इसको, शायद देखे हो कहीं। दोनों में मीन 7 है, बट आप देख सकते हैं यहां पे स्कोर जो है वो 7 के अराउंड ज्यादा है, यहां पे बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप डेटा सेट्स को कंपेयर करते हो या डेटा सेट को एनालाइज करते हो कि ये डेटा सेट मीन के अराउंड कितना दूर है या किस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो फिर उसके बेसिस पे आप आगे की डिसीजंस लेंगे कि अच्छा इसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसका कम है, तो इस तरीके से हम इस डेटा सेट को लेके आगे बढ़ेंगे। ये टोटली गेम जो है वो पूरा डेटा और डेटा को एनालाइज करके और करेक्ट डिसीजन लेने पे बेस्ड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके से इस डेटा सेट को आगे लेके जाना है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। So when the distribution is lower variability, the value or data set are more consistent. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी कम है तो ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा सेट होता है, अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो इनकंसिस्टेंट डेटा सेट होता है कि मीन से बहुत बहुत दूर दर तक की वैल्यूज आपके पास हैं, बहुत वेरिएबल टाइप की वैल्यूज आपके डेटा सेट में हैं। राइट, चलो अब ये वेरिएबिलिटी मेजर करने के आपके पास चार ये तरीके होते हैं। क्या क्या है आपके पास चार तरीके? रेंज निकाल सकते हैं आप, रेंज से समझ में आ जाएगा कितना वेरिएबल है आपका डेटा है, कितनी वेरिएबिलिटी है डेटा सेट की। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड देन इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसे IQR भी बोलते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जब इनकी ज़रूरत होगी
तो और भी एक्सप्लेन कराया जाएगा इनको। जरूरत नहीं मीन्स जहां जहां हम निकालने की कोशिश करेंगे इनकी और डिटेल में इनको देखेंगे कि अच्छा इससे और क्या सीख सकते हैं, राइट। जितना अभी जरूरत होगा उतना मैं आपको अभी करंटली समझाऊंगा। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज इज नथिंग बट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस इतना होता है। हाँ, रेंज का मतलब है कि छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक कितनी रेंज में डेटा फैला हुआ है। चलो बताओ इसका रेंज कितना होगा। रेंज क्या है इसका, लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पे 25 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, 15 इज द रेंज। 15 इज द रेंज। तो जिसकी रेंज बड़ी होगी हम समझ पाएंगे कि ये ज्यादा वेरिएबिलिटी इसमें है। सपोज कोई वैल्यू जो है उसकी रेंज है 100, कोई वैल्यू डेटा सेट है जिसकी रेंज है करंटली 15, तो 15 रेंज वाला जो डेटा सेट है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज जो है कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की रेंज जो है वो छोटी है। मीन्स मीन की तरफ ही या अराउंड मीन ही ज़्यादा वैल्यूज है। रेंज सिंपल, वेरी इजी, बट ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिजल्ट नहीं दे सकता। बहुत ज़्यादा क्लोज रिजल्ट नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कभी कभी हमारे पास रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर भी आती है पर डेटा सेट की जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल हो जाती है। डेटा सेट में मीन हमारे पास एक तरफ होता है और रेंज जो है वो इस तरफ होती है, ज्यादा एक तरफ, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो रेंज जो है उतना क्लियर रिजल्ट नहीं दे पाता है, इसलिए हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस बताता है कि कितना दूर आपका सेट ऑफ नंबर्स जो है वो स्प्रेड आउट हुआ है एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंगली। एवरेज से कितना दूर स्प्रेड आउट हुआ है आपका डेटा सेट पूरा। और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि मीन से ऑन एन एवरेज या ऑन टिपिकल वे, ऑन स्टैंडर्ड वे, मीन से आपका हर एक डेटा पॉइंट कितना दूर पे है, राइट। तो अगर हम यहां देखा जाए, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है इसका मतलब मीन से डेटा पॉइंट्स काफी दूर दूर हैं, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है मतलब मीन से सारे डेटा पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है, मीन के नजदीक है। तो टिपिकल डिस्टेंस बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन की टिपिकल डिस्टेंस कितनी है हर एक डेटा पॉइंट की फ्रॉम मीन। और वेरिएंस क्या बताता है कि जो एवरेज वैल्यू उसके अराउंड सारे डेटा सेट्स किस तरीके से स्प्रेड आउट हुए हैं। वेरिएंस को हम शो करते हैं इस तरीके से, सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा। मतलब आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, बोल सकते हो। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ दैट, मींस स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेरिएंस का अंडर रूट। अगर आप देखें तो ये होता है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड डिविएशन बताया मैंने कि एक टिपिकल डिस्टेंस या टिपिकल डिफरेंस कितना है मीन से एक डेटा पॉइंट का। मीन से जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उनका टिपिकल डिस्टेंस कितना है, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सपोज मैंने आपको एक डेटा सेट दिया जिस डेटा सेट में है वैल्यूज 100 वैल्यूज, उन 100 वैल्यूज का आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। सारी वैल्यूज का निकाला? हाँ, सारी वैल्यूज का निकाला तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। तो यहां पे x तो क्या है? x जो है वो डेटा वैल्यू है, हर एक पॉइंट के लिए हमें निकालना है। म्यू जो है वो है हमारा पॉपुलेशन का मीन। पॉपुलेशन मतलब सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज का मीन। और n इज इक्वल टू ऑल वैल्यूज, नंबर ऑफ डेटा साइन, नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन पॉपुलेशन। अब देखिए, अगर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, आई एम गिविंग यू
125 मिलियन वैल्यूज, 125 मिलियन वैल्यूज। अब बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा? अब बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा? बोलोगे सर इतना थोड़ी होता है, इतनी वैल्यूज थोड़ी हम करेंगे, हम दुनिया निकल जाएगी, हमारी जिंदगी निकल जाएगी इतना कैलकुलेट करते करते, राइट? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल। तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो टोटल पॉपुलेशन के डेटा सेट्स हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल। पूरा डेटा सेट बहुत बड़ा है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करना विल बी वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो आप पूरे डेटा सेट में से लेते हैं कुछ सैंपल, कुछ डेटा पॉइंट्स ले लिए, जी हां, उसे बोलेंगे आप सैंपल पॉइंट्स, और फिर उनका निकाल लो आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन। कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला है, ओनली थिंग इज जब आप मीन निकालेंगे, यहां पे है म्यू, म्यू इज मीन हियर, तो ये जो म्यू था वो था पॉपुलेशन का मीन। इस बार हम जो मीन निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका मीन रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल का मीन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सैंपल का मीन रहेगा। तो एक्स बार अगर आप निकालोगे, सैंपल मीन मिलेगा हमें, कि जो आपने सैंपल डेटा कलेक्ट किया है उसी का ही मीन है। और जब आप यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो आप डिवाइड बाय n नहीं करेंगे, n-1 कर देंगे। n-1 मतलब अब ये n जो है वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन द सैंपल होगा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन सैंपल। अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब आपको एक्सपेरिमेंट किए गए, जब एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग डेटा वैल्यूज और उनके नंबर्स पे, तो ये देखा गया कि जब हम सैंपल लेते हैं तो डिवाइड बाय n-1 विल गिव मी क्लोजर रिजल्ट ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन टुवर्ड्स पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर आपने सैंपल लिया है तो उस सैंपल में आप n-1 का डिवीजन करते हैं, जितने नंबर का सैंपल है उतने नंबर -1 डिवीजन करते हैं, तो आपका जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन के ज्यादा क्लोज आता है। ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी चेक करके रखा है। अब ये सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, ये डिफरेंट स्टोरी है। आप रैंडमाइज्ड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न ले सकते हैं, डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है डेटा सेट पे और ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। इट्स हाईली डिपेंडेंट। अब कब कौन सा लेना है, इसके लिए जब हमारे पास में आएंगे डेटा सेट, तब हम देखेंगे कि हम सैंपल वाला लेंगे या पॉपुलेशन वाला। यस उमर, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी रुकिए तो सही, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया तो आप ये जो स्क्वायर रूट निकाला है, स्क्वायर रूट मत निकालो, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट मत करो या फिर इसका स्क्वायर कर दो, राइट? स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये स्क्वायर रूट ऑफ वॉट एवर इज रिटन इनसाइड, दैट इज द वेरिएंस। तो आपको यहां वेरिएंस भी दो टाइप के मिल जाएंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस। गॉट इट? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस क्या कमाल करता है। देखो ये है कुछ आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम डेटा पॉइंट्स। ये रेड पॉपुलेशन जो है उसकी मीन है 100, और जो ब्लू पॉपुलेशन आपको दिख रही है उसका मीन एवरेज भी 100 ही है। बट आप यहां देखें, कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि वेरिएंस जो है वो ब्लू पॉपुलेशन का जो है 2500 है और वेरिएंस ऑफ रेड पॉपुलेशन इज जस्ट 100। मतलब कि आप देख सकते हो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मीन के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है ब्लू पॉपुलेशन और रेड पॉपुलेशन। ब्लू पॉपुलेशन का वेरिएंस 2500 है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आप देख सकते हो यहां से यहां तक। और
रेड पॉपुलेशन में मीन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो स्प्रेड आउट है वो कम है, इसलिए उसका वेरिएंस 100 ही है। यस, 100। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बोलता है कि जो टिपिकल ईच एंड एवरी पॉइंट है इस पर्टिकुलर रेड पॉपुलेशन में वो 100 से कितना दूर है। टिपिकल डिस्टेंस ऑफ 100 और टिपिकल डिफरेंस of the data point from the average 100 is just 10 in this red population, but typical distance is 50 in the blue population। तो देखो इतना डिफरेंस है, समझ में आना चाहिए आपको कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। अच्छा, इसको बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये है मेरे पास एक डेटा सेट जिसमें x की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है समेशन ऑफ x माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और उसका अंडर रूट। यही है, देखो यही है। तो पहले स्क्वायर निकालो x माइनस म्यू का, फिर हर एक स्क्वायर को ऐड करो और डिवाइड करो n से, और एट दी एंड निकालो क्या? स्क्वायर रूट। चलिए, तो ये है डेटा पॉइंट। पहले तो इसका मीन निकालो, कितना आ रहा है। मीन निकालो, टोटल ऐड करके देखो टोटल कितना आ रहा है। पहले ये देखो टोटल कितना आ रहा है, ऐड करके देखो। 22 और 10 32 35 आ रहा है। देखो सही है क्या? टोटल 35, टोटल इज 35। तो म्यू कितना आ जाएगा? 35 डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। म्यू आ जाएगा हमारे पास 5। हो गया। चलो, अब हर एक डेटा पॉइंट का सब्ट्रैक्शन लो म्यू से। डेटा पॉइंट -5 2, डेटा पॉइंट -5 -3, डेटा पॉइंट -5 2 1 0 1 -3। अब स्क्वायर ले लो इनका, इनका स्क्वायर लो। स्क्वायर कितना आएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा बाबू, इतना तो आपको पता ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2 आएगा 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9। समेशन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स। समेशन ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है? देखो काउंट करो, टोटल कितना आ रहा है? हाउ मच इज द टोटल? बताओ। एटीन 28 आ रहा है टोटल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 28 डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट 7 का स्क्वायर रूट। ये है हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर यही चीज मैंने आपको बोला होता कि ये जो डेटा पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, these data points are not the population, these data points are sample। ये सैंपल है जो मैंने उठाया है किसी एक बड़े डेटा सेट से। अब इसका सैंपल आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो होगा 28 डिवाइडेड बाय n-1 6 का
अब कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है। अब बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, डिवाइड बाय 6 करेंगे थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। 2.2 समथिंग, अराउंड 2.2। यस, तो अब इस बार हमने n-1 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने कहा कि ये जो मैंने डेटा सेट गिवन था, मैंने दे रखा था, ये डेटा सेट एक्चुअल पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट्स अ सैंपल टेकन आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटा सेट, तो फिर हमने -6 से डिवाइड कर दिया। 2.2 अराउंड आ रहा है। 4.67 का आपको स्क्वायर रूट भी तो लेना पड़ेगा बाबू, स्क्वायर रूट भी तो लेना पड़ेगा, राइट? चलो, तो ये है पॉपुलेशन और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको यहां से वेरिएंस भी निकल जाएगा, अगर आप चाहो तो वेरिएंस भी लिख सकते हो। वेरिएंस कितना आ रहा है? वेरिएंस आएगा इसका स्क्वायर रूट 4, और ये वेरिएंस सैंपल वेरिएंस कितना आएगा? .66। फाइन, चलिए ओके। तो आई गेस अब आपको समझ में आया है कि ये कैसे निकालते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस चीज की, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसी चीज है जो हम यूज करते हैं दो डेटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए कि किसका कोएफिशिएंट कितना है। इट्स नथिंग बट रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मीन के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है, द स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मीन के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इज जस्ट दैट आप फॉर्मूला देख लो, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मीन के कंपैरिजन में कितना है वो परसेंटेज में हम देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये बताओ यहां पे कितना आ जाएगा। यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा। फॉर्मूला क्या है, ये देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन, 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 100%। और अगर हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द सैंपल, इट शुड बी 2.2 डिवाइडेड बाय मीन इज, ओ सॉरी 5 है मीन, नॉट 7, 5 है, बिल्कुल हमने गलती कर दी, इसको ठीक कर लेते हैं। 2.2 divided by 5 into 100% for sample। अरे सिंपल सी बात है उमर हसन जी, ये देखो, इसका स्क्वायर सैंपल वेरिएशन, इसका स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, और वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 2.2 का स्क्वायर 4.66, ये जो भी 2.16 आना चाहिए था यहाँ पे। ले और ज़्यादा क्लियर कर दूं मैं, 2.16 लिखा था किसी ने, उसका स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप लोगों को समझ में आया। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समझ में आया तो एक और चीज होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है कि पहले जो डेटा सेट है, जो भी डेटा सेट है
उसका एक बॉक्स प्लॉट होता है ऐसे। कौन सा होता है? बॉक्स प्लॉट। अब ये बॉक्स प्लॉट होता क्या है? जो भी वैल्यूज हैं इस तरीके से आपको दिखती हैं, ये वैल्यूज यहां से लेके यहां तक फैली हुई है ना। अब इनका आप निकालते हो 50 परसेंटाइल। कितना निकालते हो? 50 परसेंटाइल। कितना? 50 परसेंटाइल। ये रहा मिडिल, 50 परसेंटाइल। फिर आप निकालते हो 25 परसेंटाइल, और आप निकालते हो ये 75 परसेंटाइल, और एक बॉक्स प्लॉट बना देते हो वैल्यूज का 25 परसेंटाइल से 75 परसेंटाइल के बीच में। और ये जो बॉक्स प्लॉट है 25 परसेंटाइल से लेके 75 परसेंटाइल तक का, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। पूरी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक नहीं लेते हुए हमने निकाला परसेंटाइल। किसका? सारी वैल्यूज का। कि सारी वैल्यूज का 100 परसेंटाइल अगर है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, 0 परसेंटाइल मिनिमम वैल्यू है। तो 50 परसेंटाइल क्या है? 50 परसेंटाइल का मतलब है कि आपके पास 50% जनता इस रेंज से ज्यादा आनी चाहिए। नंबर ऑफ जो 50% जो जनता है या 50% जो आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये इससे ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ 50% वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन दिस 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, और ऐसे आप 25 परसेंटाइल निकाल सकते हो। और फिर आप देखते हो कहां से कहां तक की रेंज, सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक की रेंज, 25 परसेंटाइल से लेके तो 75 परसेंटाइल तक की रेंज, इसे बोलते हैं हम इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों जरूरी है? कभी कभी रेंज से आंसर सही निकलता है, बट रेंज जो है उसको और ज्यादा कन्फाइंड अगर करना है तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ चले जाओ, जिसमें आपके पास में हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल 50%, मिडिल 50% मतलब इधर का 25% हटा दिया, इधर का 25% हटा दिया, मिडिल 50% ही लेते हैं। ये देखो मिडिल 50% हमने लिया, इधर का 25% गया, इधर का 25% गया, मिडिल का क्वार्ट जो हमारे पास है वो हम ले लिया, मिडिल का क्वार्टर ले लिया। अब जो इनकी यूसेज है, इनको यूज करना है ये चेक करने के लिए एग्जैक्टली कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इट्स जस्ट प्री रिक्विसाइट फॉर प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। जब आपके पास डेटा सेट आता है तो पहले उस डेटा सेट को आपको एनालाइज करना पड़ता है कि मेरे पास जो डेटा सेट दे रखा है वो किस तरीके का है, इनमें वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर कॉलम में जो हमारे पास मीन है वो क्या है, मीन से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना ज्यादा है, क्या हमारे पास वेरिएंस ज्यादा है, क्या हमारे पास वेरिएंस कम है। इसका बॉक्स प्लॉट करके और इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज देखते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी है। इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि क्या इस डेटा को हमें इतना ही रखना है, इसी तरीके से रखना है, या इसे कहीं और ट्रांसफॉर्म करना है, या नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, या हो सकता है जो मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर हो सकता है कुछ करप्ट वैल्यूज हो, इनकरेक्ट वैल्यूज हो, उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसे एनालिसिस करना जरूरी है। जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, डेटा दे रखा होगा ढेर सारा, अब उस डेटा को आपको सही तरीके से एनालाइज करना है कि ये जो डेटा है उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। IQR समझ में नहीं आया? देखिए, गेट एग्जाम लिखा, ढेर सारे लोगों ने लिखा, ठीक है, पता चला 80 मार्क्स जिसको आए हैं वो है हमारा पर्सन, फर्स्ट रैंकर, तो वो हमारा होगा 100 परसेंटाइल पे। फिर कुछ मार्क्स 50 परसेंटाइल वाले के भी होंगे कि इतने मार्क्स वाले बंदे से 50% लोग जो हैं वो कम मार्क्स पे हैं, और इतने ये वाला जो पर्सन है, लेट्स से 43 मार्क्स ऐसे एक पर्सन के हैं जिससे कि 50% लोगों के मार्क्स कम हैं, तो 43 इज योर 50 परसेंटाइल। 50 परसेंटाइल का मतलब है कि इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से 50% डेटा पॉइंट्स पीछे हैं, 50% डेटा पॉइंट्स आगे हैं।
फिर ऐसा ही आपने निकाल लिया ये वाला 25 और 75%। अगर आपने 75% डेटा पॉइंट निकाला, लेट्स से मैंने बोल दिया मार्क 60, तो 60 मार्क वाला एक ऐसा स्टूडेंट है जिससे 60% जनता या 60% स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आए हैं, सिर्फ 40% ही लोगों को मुझसे ज्यादा मार्क्स हैं। ये है 75% टाइप। फिर सॉरी 75% जनता को कम मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ 25% जनता को ज्यादा मार्क्स है। दैट इज द 75 परसेंटाइल। 60 मार्क्स से कम 75% लोगों को मार्क्स हैं, सिर्फ 60 मार्क्स से ज्यादा सिर्फ 25% लोगों को मार्क्स हैं। फिर ऐसा ही आपने 25 परसेंटाइल निकाला। 25 परसेंटाइल लेट से है 15 मार्क्स, कि 15 मार्क्स से कम सिर्फ 25% लोगों को है, बचे हुए सबको 75% लोगों को उससे ज्यादा है। तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी 15 से लेके 60 के बीच में। तो ये ऐसा डेटा पॉइंट है जो मेरे एक्चुअल वैल्यू या कह सकते हैं जो मेरा पूरा कंप्यूटेशन होने वाला है, या जो पूरी मेरी मॉडलिंग होने वाली है डेटा के बेसिस पे, डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे, उस मॉडलिंग को या उन मॉडलिंग को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी, सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हम बाद में देख लेंगे, वैसे जरूरत नहीं लगेगी, हमें खुद से निकालने की जरूरत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हम डायरेक्टली कोड लिखेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। कोड लिखेंगे, हमने सिर्फ डेटा पॉइंट दे दिया, भैया इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो, निकाल के दे देगा हमारे कोड। तो हमें सिर्फ कोड लिखना है, हमें बस पता चलना चाहिए कि IQR होता क्या है। जब हमारे पास और टिपिकल एग्जाम्पल्स आएंगे या टाइम आएगा, तब मैं एक्चुअली एनालाइज करके बताऊंगा कि देखो ये है डेटा सेट, इसका रेंज इतना, इसका IQR रेंज कितना, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, ये वेरिएंस इतना, सब चीजें जब आपको विजुअली दिखेंगी तब समझ में आएगी। So once we will be having that particular time when we'll be going for actual practical implementation using the codes and all, I'll explain you using a particular graphical interpretation that how exactly these range and every single thing is gonna be visualized. Fine, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ये जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये आपको याद रखने हैं। अगर सिमेट्रिक डेटा है और ज्यादा सीरियस आउटलायर्स नहीं है, तो हम रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन से काम चलाएंगे। सिमेट्रिक डेटा मतलब आपको याद होना चाहिए, सिमेट्रिक डेटा मतलब मीन और मीडियन इक्वल है। अगर स्क्यूड डेटा है एंड वी हैव सीरियस आउटलायर्स, तो फिर हम IQR को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमें दो डेटा सेट्स को कंपेयर करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल हेल्प अस। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स वो ज्यादा वेरिएबल डेटा होगा या ज्यादा वेरीड डेटा होगा, जिसमें आपका डेटा सेट जो है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ज्यादा इनकंसिस्टेंट डेटा रहेगा, ज्यादा तरीके से कह सकते हैं। तो ये कुछ लर्निंग है जो आप याद रख सकते हैं, इन्हें याद रखें ताकि जब भी आप इंप्लीमेंटेशन करने जाएं, आप चेक कर लें, अच्छा हमें पता है यार ये तो सिमेट्रिक डेटा है, चलो ठीक है, रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन से ही काम चल जाएगा। अरे नहीं है तो स्क्यूड है, तो लेट्स गो फॉर IQR। अगर हमें दो डेटा सेट को कंपेयर करना है, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना डन है। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है मंडे को। सैटरडे संडे ऑफ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंक्वायर कर रहे थे, सर आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो, सैटरडे संडे क्लास नहीं लिया आपने। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्लासेस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे लगेंगी। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को, और ये मंडे को जो क्लास होगी, उस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करेंगे पाइथन के बेसिक्स की। तो हम बात करेंगे पाइथन की, पाइथन को इंस्टॉल करवाएंगे और आपका आईडी सेटअप कर लेंगे। चलिए, ओके, दैट्स ग्रेट।
मजा आएगा डेफिनेटली, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को पाइथन सीखने में भी और पाइथन के बेसिक्स में भी। पहले दिन हम सिर्फ पाइथन का सेटअप करेंगे और छोटी मोटी ऐसी चीजें देखेंगे, पाइथन क्या होता है, क्यों होता है, उसका कौन सा वेरिएशन हमारे लिए वेरिएंट हमारे लिए काम आएगा, कौन सा वर्जन हम यूज करेंगे। पाइथन 3 हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। आप जो भी लेटेस्ट वर्जन है या तो इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो मैं आपको लाइव इंस्टॉल करके दिखा दूंगा कैसे करना है, वो सब कर लेना। नहीं करिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ पाथ सेटिंग जो है, मैं सेटिंग तो खैर करनी नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको मजा आएगा या आपको ज्यादा सही लगेगा। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, तो मेरे साथ करिएगा। मंडे को करते हैं लाइव इंस्टॉलेशन। तब तक के लिए आप लोग ये चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ये क्लास का, तो आप अनअकैडमी गेट सीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आज इवनिंग में एक सेशन है 9:15 9:30 अराउंड, वो सेशन मैंने रखा है आप लोगों से बात करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि योर करियर इज नॉट ऑन द करेक्ट पाथ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी आपको करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो आप शाम में आ जाइए। फाइन। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, यूज करो वीदीप 10 कोड, और साथ ही साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम का सपोर्ट। अगर आप लोग मेरे कोर्स का वेट कर रहे हैं तो COA इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19th May ऑन अनअकैडमी प्लस। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आप अनअकैडमी प्लस के जो वर्किंग स्टाइल है या लर्निंग स्टाइल है उसमें ब्लेंड हो जाओ। और फिर 19 मई से स्टार्ट करेंगे हम COA। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स में। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर पेमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है, आप अनअकैडमी गेट कॉम्बेट लिखिए। कॉम्बेट एक हमारा गेमिफाइड कंटेस्ट है जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। इससे आप जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और इससे आपको स्कॉलरशिप भी मिल पाएगी। कैसे? अगर आपकी रैंक है 1 से लेके 3 तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक इस पर्टिकुलर कंटेस्ट में आती है 4 से लेके 10 तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में। अगर आपकी रैंक है 11 से लेके 50 तक तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और अगर आपकी रैंक है 51 से लेके 100 तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। मतलब अगर आपको 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा अनअकैडमी कॉम्बेट में। कैसे एनरोल करोगे इसके लिए? अनअकैडमी की लर्नर ऐप डाउनलोड करो या unacademy.com पे जाओ, वहाँ पे आपको टेस्ट सेक्शन मिलेगा, कॉम्बेट सेक्शन मिलेगा, वहाँ जाओ, वहाँ पे एनरोल कर दो अपनी ब्रांच के लिए। पर उसके पहले आपको एक अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा। ये कोड यूज कर लेना वीदीप 10, ताकि आपको फ्री में ये कोड अनलॉक हो जाए, ये कॉम्बेट अनलॉक हो जाए। 2 मई विच इज संडे 11 AM आपको मिलेगा ये कॉम्बेट टेस्ट। ये चैनल है जिस पे आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस। आपको अगर मज़ा आ रहा है, आप रियली इन लेक्चर्स को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को ये ज़रूर बताएं कि यहाँ आएँ और इन सारे लेक्चर्स जो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं या लाइव चल रहे हैं उन सारे लेक्चर्स का आनंद उठाएं, लर्निंग करें, ताकि आपके उन फ्रेंड्स को, आपके जूनियर सीनियर कलीग जो भी कनेक्शंस में हैं आपके, उनको भी इस चैनल के कंटेंट का फ़ायदा हो पाए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। या आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चैनल के कंटेंट को शेयर करें और साथ ही साथ उन लोगों तक भी इन कंटेंट को पहुंचाएं जिनकी इन्हें ज़रूरत है। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो प्लीज़, साथ ही साथ शेयर करते रहो सेशंस को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आते रहें। कीप लर्निंग हैप्पीली एंड आई विल ट्राई टू मेक योर लर्निंग हैप्पी टू। Okay, see you soon in the next session. Till then, have a nice remaining day.